पहले हर व्यक्ति हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में लेता था, चेक कर लो। पहले सब लोग इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, अब कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं बोलता, बोलता इंडिया यूएस, इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना। G20 में भारत ने वो करा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। रशिया यूएस को एक कॉमन कम्युनिके पे साइन करवाना, साथ में एग्री करवाना, इंक्लूडिंग यूक्रेन वर्ड, कोई नहीं सोच रहा था, कर सकता था कि भारत कर पाएगा। भारत ने वो कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत जो है वो कोई एक स्विंग पावर के रूप में, सब्सिडरी पावर के रूप में नहीं, बट यार वो ग्लोबल नैरेटिव को शेप कर रहा। वेस्ट वाज ओके विद इन इंडिया, जो उसकी बात सुनता था, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या हो गया है, तो अगर तुम वेस्ट हो और मैं इंडिया में, तुमको मुंह पे बोलूंगा कि भाई जो चीज, ये चीज हमारे इंटरेस्ट में, चीज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। अब अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहूं तो उनकी औकात दिखा दी हमने। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिगरिंग आउट। आज के एपिसोड में हमने बात करी है एक इंडिया के लीडिंग न्यूज़ एडिटर जर्नलिस्ट के साथ, जिन्होंने बहुत टॉप लीडरशिप पे बहुत क्लोजली बहुत सारे इंडिया के इंपॉर्टेंट केसेस देखे हैं। तो उनसे हमें समझने की कोशिश करी कि आजकल जो केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत न्यूज़ बन रही है, इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप्स के ऊपर क्या हुआ, क्या गलत हुआ, उनका उस पर स्टैंड क्या है, उन्होंने क्लोजली क्या देखा है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि इजराइल और पैलेस्तीन के वॉर के बीच में क्या हो रहा है, अब इजराइल का अगला मूव क्या होगा, इंडिया को उससे क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट बॉलीवुड के केसेस के ऊपर भी बात करिए। इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ फिगरिंग आउट टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में चल क्या रहा है, रियलिटी क्या है, फॉल्स क्या है, झूठ क्या है, फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बिफोर यू स्टार्ट द शो, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम पूरे एपिसोड के बिहाइंड द सीन्स क्लिप्स डालते हैं, अनफिल्टर्ड बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालते हैं जो आपको इस एपिसोड में भी देखने को नहीं मिलती है। एन्जॉय द शो। आई हैव 2-3 चीज़ें जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, वेयर अब जो पूछना द मैं चाहता हूँ, जितना आप टफ पूछना चाहते हो पूछो। अच्छा ठीक है। नो होल्ड्स बार्ड। नो, दिस करंट अफेयर्स चल रहे हैं। आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर देन दैट। मेरा टफ पूछने का मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इट्स जस्ट। पर मुझे भी आखिरी में आपसे सवाल पूछना होगा। बिल्कुल सर, पूछ लेना। ओके, तो मुझे बताओ कि कनाडा और जो इंडिया में भी ये हुआ, तो पहले एक्सप्लेन करो सिचुएशन फॉर एवरीबडी इन सिंपल वर्ड्स कि हुआ क्या एंड ये क्यों हो रहा है। लाइक पीपल, इनफैक्ट ट्विटर में एक बड़ी कॉमन चीज़ है ट्रूडोइज्म। आई डोंट नो अगर आपने पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा। यार देखो, इसको बेसिक भाषा में बताता हूँ जो मेरी समझ है। जियो पॉलिटिकल का सबका अपना एनालिसिस होता है, मेरा एनालिसिस है। G20 के बाद में ना, G20 में भारत ने वो करा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पाया। इंडिया पुल्ड ऑफ अ डिप्लोमेटिक कू इन G20। रशिया यूएस को एक कॉमन कम्युनिके पे साइन करवाना, साथ में एग्री करवाना, इंक्लूडिंग यूक्रेन वर्ड, कोई नहीं सोच रहा था, कर सकता था कि भारत कर पाएगा। भारत ने वो कर दिया। और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए इंडियन मिडिल ईस्टर्न कॉरिडोर, जो इंडिया से लेके आगे यूरोप तक जाएगा, उसको अनाउंस कर दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत जो है वो कोई एक स्विंग पावर के रूप में, सब्सिडरी पावर के रूप में नहीं, बट यार वो ग्लोबल नैरेटिव को शेप कर रहा। अब यूएस, मेरे हिसाब से जो जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, दे कुड नॉट इमेजिन इट। ये मेरी सोच है। वो सोच नहीं सकते कि यार हिंदुस्तान आई टू आई विद यूएस है, आई टू आई विद चाइना, और अब आई टू आई तो चलो है ही, उसके साथ में ग्लोबल नैरेटिव को, उस वक्त आप देख लो, पूरे ग्लोबल नैरेटिव को भारत ने शेप किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शेप किया था, है ना। हमको हमेशा से क्या करते थे यार, डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री डेवलपिंग कंट्री, नैरेटिव वो शेप करेंगे। आई फील द CIA का ये ट्रूडो के साथ में, जो कनाडा के साथ में था कि बस तुम यूएस इंडिया का वजह है तो ग्लोबली मॉरली तुम चैलेंज करो। अब इसीलिए जाके ये जो निज्जर की किलिंग हुई है, निज्जर इज अ टेररिस्ट, उसके अभी तक जो है निज्जर को मारने वाला व्यक्ति को कनाडा प्रूफ नहीं दे पाई है। सो मेरे हिसाब से ट्रूडो को एज CIA ने पॉन यूज किया कि वो ग्लोबल नैरेटिव में जो इतना भारत 12 G20 चल रहा है, उसको तुम लेवल करो और ग्लोबल नैरेटिव को शिफ्ट करो और हिंदुस्तान को ग्लोबली क्वेश्चन करो। ये मतलब यूएस के पीछे से 100%, ये मेरी सोच है। ये बैकडोर यूएस ने किया कि कनाडा से बोला इंडिया को चैलेंज मुझे बताओ कि कैसे वो प्लांट कर रहे थे न्यूज़ की। वो अभी एक यूएस एम्बेसडर की न्यूज़ प्लांट की कि यूएस एम्बेसडर ने कनाडा को, ये एक अंडर यूएस कम्युनिके एक
क्लोज डोर यूएस मीटिंग में यूएस प्रेसिडेंट को बोला था कि कैसे अब इंडिया से हम लोग को बातचीत कम कर देनी चाहिए, उसके बाद जाके उन्होंने डिनाई किया। क्यों? दीज आर ऑल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो 2.5 फ्रंट वॉर में करते हैं। तो यूएस ना किसी और को ग्लोबल नैरेटिव में लीड करने नहीं दे सकता, वेस्टर्न मीडिया भी नहीं करने दे सकती, ये आपको समझ लेना चाहिए। और इंडिया ने एक्चुअली वो कर दिया। और मैं कह रहा हूं कि ये अक्रॉस पार्टी लाइन्स आपने देखा, सबने इंडिया को इसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया। और मोदी लिटरली डिड, आई थिंक ये बहुत हिस्टोरिक था जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर इंडिया ने किया और हमारे देश ने किया। इट वाज ह्यूजली हिस्टोरिक। और ये जो सीआईए का ये मेरे हिसाब से ग्लोबल लेवल पे जो भारत का एक सर्ज देखने को मिल रहा था, उसको एक काउंटर करने के लिए, एक नैरेटिव बैलेंस करने के लिए इन्होंने ट्रूडो को यूज किया। ट्रूडो मेरे हिसाब से कैनेडियन पप्पू है, बिकॉज टू पुट इट बाय, वो आदमी ने, मेरी जितनी समझ कहती है तो उस पीछे से सीआईए इसमें 100% है। फिर निज्जर जो है वो आया कनाडा के अंदर, वो सब उसको बैक करने वाला ट्रूडो का खुद का पार्टनर जगमीत। अब कनाडा हमसे यार आधी इकॉनमी नहीं है, साथ में याद रखो G20 के वक्त कनाडा को हिंदुस्तान ने सच में कोई भाव नहीं दिया था। जब ट्रूडो आया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसके साथ कोई वो रिक्वेस्ट करते रह गया कि मुझे वन ऑन करवाओ, वन ऑन करवाओ। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मना कर दिया कि भाई हम इनिशियली रिक्वेस्ट नहीं मानी गई थी। उसके बाद जाके उसको कहा गया कि भाई तुम जो अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं उनको काउंटर करो। तो ये आउट ऑफ एकदम से नहीं हुआ निज्जर की किलिंग में। अगर याद करो कि इसके पहले हमारे ओटावा के अंदर हमारे हाई कमीशन के बाहर जो है किस तरीके से ये जो टेररिस्टों ने हमारे फ्लैग को कंप्लीटली धूमिल किया था, चप्पल से भारत के फ्लैग को पीटा गया था और ट्रूडो वाज डूइंग नथिंग। सो जो ट्रूडो क्या कर रहा था, उसको वहां पे उसको चाहिए थे खालिस्तानी वोट्स, उसके साथ में जगमीत पार्टनरशिप में था। तो इनको लगा कि भाई हमारी डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम हो रही है। तो दो चीज़ें हुई, ट्रूडो की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी कम हो रही है, ट्रूडो को G20 के अंदर भारत ने कहा कि तुम अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को गेट देम इनटू ऑर्डर एंड यू इंश्योर कि जो तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, तुम स्टेट उनको पनाह नहीं दे और उनके खिलाफ एक्शन लो, तुम्हारे टेरिटरी के अंदर है। तो ट्रूडो का उसके बाद आपको प्लेन के उसमें उसको कोई ज़्यादा भाव नहीं मिला। तो ही वाज, उसको जब वो G20 से आया तो उसकी डोमेस्टिकली उसकी हालत खराब हो गई। पूरे कैनेडियन मीडिया वाज आफ्टर इट। सीआईए को समझ में आ गया कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और वैक्यूम है इस नैरेटिव को बैलेंस करने के लिए। ट्रूडो को उसमें चीज़ यूज़ किया गया। यार कनाडा अपने आप में क्या करेगा यार, व्हाट इज कनाडा? आज की उसमें इकॉनमी के देख लो, इन्फ्लेशन बुरे हाल हो चुके हैं, हमारे देश की इकॉनमी का आधा भी नहीं है वो। फिर PPP को हटा दो, पर जनरली तो ट्रूडो को सीआईए ने यूज़ किया। ट्रूडो ने बोला कि यार ये नैरेटिव मुझे डोमेस्टिकली, मेरे को लोग इन्फ्लेशन पे सवाल पूछ रहे हैं, हाउसिंग से सवाल पूछ रहे हैं, उससे नैरेटिव चेंज करने में मदद मिलेगी। तो ट्रूडो ने जाके ओपनली पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के अगेंस्ट कह दिया। अब मुझे बताओ कि अभी तक कोई ट्रूडो प्रूव कर पाए? कुछ नहीं प्रूव कर पाया। जगमीत जो है उसको क्या इससे फ़ायदा हुआ? जगमीत को इससे फ़ायदा हुआ कि भाई वो अपने खालिस्तानी वोट्स का एक मोबिलाइजर बन गया। बट इवेंचुअली ट्रूडो को लगा कि इससे मेरा नैरेटिव शिफ्ट होगा, बट उससे नैरेटिव का शिफ्ट नहीं हुआ। तभी जो पहले वो पब्लिकली हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहा था, दो इंडिया गिव इट बैक। बॉस अब इंडिया की डिप्लोमेसी वो नहीं है। आपको एग्जांपल दूं मैं, अगर आप मेरे को 10 सेकंड दोगे इंडिया की डिप्लोमेसी का। 2017 में हम इजराइल के साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने जाते हैं। उसके पहले तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब भी इजराइल जाता था, उठा के देख लेना हिस्ट्री, पैलेस्टीन में रुक के ही इजराइल जाता था। मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पैलेस्टीन में नहीं रुके थे और 2017 में डायरेक्ट इजराइल के गए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वेंट टू इजराइल एंड ऑल्सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पैलेस्टाइन में नहीं रुके और स्टिल वेंट टू इजराइल। एवरीबडी वाज शॉक्ड, बट पीपल डिड नॉट रियलाइज कि भाई उसके पहले मोदी वेंट टू सऊदी अरेबिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू कुवैत, प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू ईरान, जो इजराइल के कहे जाते हैं राइवल्स। 2018 में पैलेस्टीनियन को भारत के अंदर बुलाया गया। तो आप सोचो हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट रूप से प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंदर प्रैक्टिस हो रही है। जो हमारा इंटरेस्ट है वो हम करेंगे। तभी रशिया से भी ऑयल बाय कर लिया, यूएस को भी डिफेंस के अंदर जो हमारा फायदा कर दिया, राइट। तो कनाडा को ये नहीं समझ में, उसको लगा कि यार हम जो है, तो जयशंकर गिव इट बैक। एस जयशंकर लिटरली गिव इट बैक। यूएस जाके मतलब कपड़े उतार दिए यार ट्रूडो के और कनाडा के। सिंपल देसी भाषा में बोलूं, क्या किया एग्जैक्टली, कैन यू एक्सप्लेन? यार जयशंकर ने बोला कि भाई अगर तुम कोई मुल्क अगर आतंकवादियों को पनाह देगा तो आप मत समझो कि और सिर्फ लिबरलिज्म और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर वो पनाह देगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट। और वेस्ट अपनी हिपोक्रेसी और आइडियल्स में दोगलापन नहीं कर सकता। मतलब अगर वेस्ट बात करता है कि भाई अगर अमेरिका जाके उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में बॉम्ब कर सकता है, जब उसकी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात होती है, जब यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 के तहत हर जगह पे चले जाते हैं बॉम्ब करने के लिए कि भैया वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं पाए जाते, तो अगर कनाडा के अंदर कोई आतंकवादी मरता है,
जिसमें अभी तक तुम ये प्रूव नहीं कर पाए हो कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है, वो तुम्हारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मामला है, तुम अभी तक उसमें प्रूव नहीं कर पाए, तो तुम हिंदुस्तान को कैसे ब्लेम कर सकते हो? तो तुम्हारी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। तो क्या है, पहले ना वेस्ट को कोई, वेस्ट वाज नॉट, वेस्ट को कभी ऐसा नहीं चैलेंज नहीं किया किसी ने। चैलेंज के साथ में वेस्ट वाज ओके विद इन इंडिया, जो उसकी बात सुनता था, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब क्या हो गया है, तो अगर तुम वेस्ट हो और मैं इंडिया में, तुमको मुंह पे बोलूंगा कि भाई जो चीज, ये चीज हमारे इंटरेस्ट में, चीज हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तभी याद करो कि एस जयशंकर वेंट टू यूरोप, यूरोप हमको ज्ञान दे रहा था कि आप रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हो। एस जयशंकर सेड कि आप अपने रशिया से ऑयल खत्म कर दो, हम ले लेंगे, खत्म कर देंगे। यूरोप खुद रशिया से ऑयल ले और भारत को ज्ञान दे कि तुम मत ऑयल लो, कैसे चलेगा? और सबको पता है कि भारत की इकोनॉमी के अंदर सबके बिजनेस इंटरेस्ट है। तो जब यूएस और चाइना इतना लड़ने के बाद बिजनेस इंटरेस्ट कर सकते तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? सबको पता है कि चाइना के बाद में जो इंडस्ट्री को मूव करना है, भारत में मूव करना है। एप्पल भी मूव कर गया, तभी जाके 1 लाख से ज्यादा उनकी सेल हुई है हिंदुस्तान से, मोबाइल मैन्युफैक्चरर से मूव हो गए। सो दैट इज हैपनिंग। तो इंडिया को पता है अपनी स्ट्रेंथ क्या है। सो जयशंकर वेंट टू यूएस के अंदर जाके हडसन इंस्टीट्यूट और ये सब थिंक टैंक में जाके बताया कि भाई वेस्ट को बोलो कि अपनी हिपोक्रेसी बंद करे। कनाडा एक प्रूफ नहीं दे पाया है, कनाडा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, टेररिस्ट एलिमेंट्स को पनाह देना बंद करे। इट्स लाइक सेइंग कि मान लो कोई अगर एंटी यूएस व्यक्ति है जो यूएस के खिलाफ साजिश रचने की बात करता है, जो कहता है यूएस में आतंकवाद करने की बात करता है, क्या कनाडा उसको पनाह देगा? कि भारत को कोई मुल्क उसको पनाह दे सकता है? नहीं दे सकता। तो जब वहां पे यूएस की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वेस्ट की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो भाई भारत की नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? सो आई थिंक ट्रूडो इज गॉन। उसके बाद क्या, मैं 3 दिन पहले पढ़ रहा था स्टेटमेंट ट्रूडो का। ट्रूडो बोल रहा था कि नहीं, हमको तो डिप्लोमेटिक बातचीत ना क्लोज डोर में ही करनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि भाई भारत से पंगा नहीं ले सकते, डोमेस्टिकली भी हमारा कोई फायदा नहीं हुआ है, और जाके इंटरनेशनली तो हमको लगा था कि यूएस हमको बचाएगा, पर भारत हैज गिवन इट बैक टू अस कंप्लीटली। भारत ने, उनको लगा कि भाई हम जो है डर जाएंगे। ट्रूडो ने अपना एक्ट किया, वी समन देयर हाई कमिश्नर, उसके बाद जाके हमने अब अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को कम कर दिया है, 40 लोगों को जैसे मना कर दिया, बोलिए आप चले जाओ। तो बस दिस इज हाउ इट हैज टू बी। जो तुम अगर जब तक तुम अगर देखो भाई, अगर तुम्हारी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं दिखाओगे अपने दूसरे व्यक्ति, दूसरे देश को, तो आपकी इज्जत कैसे करेगा? अगर तुमको भारत के साथ करना है टर्म्स तो करो, वी आर ओपन टू बिजनेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। यार मुझे एक चीज बताओ, कितनी बड़ी बात है, पहले हर व्यक्ति हिंदुस्तान और पाकिस्तान को सेम ब्रेथ में लेता था। चेक कर लो, पहले सब लोग इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अब कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं बोलता, बोलता इंडिया यूएस, इंडिया कनाडा, इंडिया चाइना। पाकिस्तान की हालत क्या हो गई यार, वो पीओके के अंदर हर दिन जो है वो चाह रहे हैं कि भारत के अंदर आ जाए, भारत के अंदर आ जाए। ये क्या बड़ा चेंज यार, और हम इकोनॉमिकली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि जो चेंज, ये जो डिप्लोमेटिकली हम लोग ने, भले वो पाकिस्तान हो गया, कनाडा हो गया, हमने उनको, अब अगर बिल्कुल देसी भाषा में कहूँ तो उनकी औकात दिखा दी हमने। Genuinely, if I say it in very, very crass language, we showed them their diplomatic position. We showed them that what India is capable of, and you cannot accuse India on a global stage without any proofs. That's it. और चलो हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर ये जो कनाडा कह रहे सही है, तो अब तो हमको रॉ की तालियां बजानी चाहिए यार। ये तो जाके सर्जिकल स्ट्राइक लोग कहते थे कि पाकिस्तान में किए, जाके कनाडा में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, अगर हाइपोथेटिकली माना जाए ट्रूडो की बात। दिस इज व्हाट आई वुड से। So I think that's across party lines, a very, very bold step. Very bold step. यार, this is new India. 100%. It's not gonna stop. And I don't think. मैं कल पढ़ रहा था about इजराइल और हमास का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर, एंड मैं देख के आ रहा था कि इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी जिधर पीएम ने ओपनली ट्विटर के थ्रू या ओपनली सोशल मीडिया पे बोला कि वी आर विद इजराइल। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज, नॉट ओनली इंडिया, दे स्पेसिफिकली यूजिंग वर्ड्स एज हमास टेररिस्ट। मतलब नहीं तो यूजुअली लोग कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मिलिटेंट्स बोलते हैं, या कोई इनस्टेबल स्टेट बोलते हैं, या कोई पार्टी बोलते हैं, या एरिया बोलते हैं। कभी भी डायरेक्ट टेररिस्ट का टैग नहीं दिया जाता यार। अभी बट बहुत लोग अभी जो इजराइल और हमास में हो रहा है डायरेक्टली टेररिस्ट बोल रहे हैं। इंडिया हैज बीन यार, मैं अपफ्रंट एज वेल। यही चीज़ बात जो नेता नहीं कह पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि देश कैसे बदल गया। यार एक चीज़ बताओ, इनोसेंट महिलाओं को अगर कोई मारेगा, यू मस्ट बी सीइंग द वीडियोस। हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अनफॉर्चुनेटली इशू क्या हुआ था कि हमारे देश के अंदर ना अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग थी, वो एक नॉन अलाइन मूवमेंट वाली जो थिंकिंग थी, जो उस वक्त थी, क्या थिंकिंग थी? वो ये थिंकिंग थी कि भाई हम जो है भारत ना किसी से अलाइन नहीं करेगा। और भारत पहले उस वक्त क्या हो रहा था, 1950s के बाद में वर्ल्ड जो है 2 भागों में बढ़ गया था। एक
था जो यूएसएसआर लेड ग्रुप और एक था आपका यूएस लेड ग्रुप। तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि हम नॉन अलाइंड रहेंगे, हम लोग किसी ग्रुप में नहीं आएंगे, दोनों जगह जहाँ हमारे। साथ में। पर उसमें हम लोगों ने बड़ी बड़ी इशू एक मिस कर दिया कि जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी, उस वक्त में जितने भी अरब नेशंस थे उनने जाके सपोर्ट चाइना को किया था, पाकिस्तान को किया था। जब हमको एम्यूनिशन की ज़रूरत पड़ी थी, इजराइल ने उस वक्त हमारी मदद की थी। कारगिल वॉर में जब पाकिस्तानी आतंकवादी केव्स में छुपे हुए थे, हमको प्रेसिशन स्ट्राइकर्स चाहिए थे, आप पढ़ना जाके, इजराइल ने वो प्रोवाइड किए थे। पर हम लोग ना अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में हमने इजराइल और इंडिया की पार्टनरशिप के स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमने सोचा कि अगर हमने इजराइल को फुल्ली बैक किया तो हमारा यहाँ पे वोट इंपैक्ट हो जाएगा। दैट वाज अ वेरी शैलो थिंकिंग, क्योंकि आप देखो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस। कैसे वोट इम्पैक्ट होगा? क्योंकि पैलेस्टीन से लोगों को लगेगा कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट है, तो उससे अगर हम लोग मान लो खुल के अगर बोल देंगे तो यहाँ पे लोगों को इम्पैक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए जाके आप कांग्रेस का स्टेटमेंट चेक कर लो, तो इट कुड नॉट ओपनली कॉल व्हाट हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज वेयर दे आर मिसिंग इट। वो सब एरा पहले की चीज थी। दैट वाज जब पैलेस्टीन इनिशियली बना था 1970s में, इंदिरा गांधी के समय अरफत हैड कम व्हेन इंदिरा गांधी पास्ड अवे। बट जब इजराइल ने हमारी कारगिल में इतनी बड़ी मदद करी, जब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा के अंदर जो है पैलेस्टीन डिड नॉट, ये जो आतंक, हमस कंप्लीटली टुक द रूप ऑफ एन टेरर ऑर्गेनाइजेशन। आई बिलीव वी शुड हैव एक्सप्लोर्ड द इंडिया इजराइल रिलेशनशिप्स। हम लोग क्या करते थे, दूसरे का इंतजार करते थे। हम लोग इस बार हमने दूसरे का इंतजार नहीं किया। इस बार हम लोग पहले नेशन थे जिसने बोला जो हमस ने किया वो दिस इज एक्ट ऑफ टेरर। पहले हम लोग ने जब इजराइल को कब रिकॉग्नाइज किया, जब चाइना या किसी दूसरे ने रिकॉग्नाइज किया। तो इमेजिन करो, हम लोग फर्स्ट नेशन थे जिसने नॉन अरब वर्ल्ड के जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया था उस वक्त। बट हम वन ऑफ द लास्ट नेशंस थे जिसने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक संबंध एस्टैब्लिश किए थे। ये था बिकॉज हमको, हमारे नेताओं को डर था हमारे देश में कि यार इससे हमारे ना वोट्स इंपैक्ट ना हो जाए। नो, मोदी इज वेरी क्लियर। मोदी इज कंप्लीटली वेरी क्लियर। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ टेरर। यही नरेंद्र मोदी हैं जो जाके इजराइल में जाते हैं, मैंने आपको बताया, और फिर जाके पैलेस्टीन भी जाते हैं। और इसमें ना इजराइल, यार इंडिया पैलेस्टीन जाए, इंडिया इजराइल जाए, इसमें इजराइल और पैलेस्टीन का क्या रोल है? वी विल डिसाइड इट, वी विल टेक अ कॉल। दिस इज व्हाई आई से ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज प्रैक्टिसिंग अ ट्रूली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लाइक अ डेवलप्ड कंट्री। ये तो अब देखो, टेररिस्ट 4 बार सोचते। इट टू कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने अभी तक नहीं अपोज किया है। आप राहुल गांधी जी की ट्वीट उठा के देखो, उन्होंने नहीं अपोज कर पाया। जयराम रमेश को 2 दिन लग गए थे कहने के लिए कि भाई हम लोग ये एक्ट ऑफ वायलेंस का, उन्होंने उसको एक्ट ऑफ टेरर नहीं किया। आप जयराम रमेश की ट्वीट उठा के देखिएगा, जयराम रमेश जी की, उन्होंने उसको एक्ट ऑफ वायलेंस का, उन्होंने एक्ट ऑफ टेरर नहीं किया। सीताराम येचुरी ने जाके भी कहा कि पैलेस्टीन के साथ वो खड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो लगता है कि केरला में अलग अलग जगह में मुस्लिम वोट इंपैक्ट हो जाएगा। ये थिंकिंग बहुत गलत है। जो एक्ट ऑफ टेरर वो एक्ट ऑफ टेरर है, उसका आपको उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मोदी इज वेरी क्लियर इन दैट। और इसी जाके हम लोग फर्स्ट नेशन बने। और इजराइल ऑल्सो कंप्लीटली अप्रिशिएटेड इट। इनफैक्ट जो अभी हमारा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन हुआ था, जो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन था वैली के अंदर, उसमें जो प्रेसिजन ड्रोन्स थे वो इजराइल ने हमको दिए थे। तो जो हमारे साथ में खड़ा हुआ है, हम उसके साथ में एक्ट ऑफ टेरर में क्यों नहीं खड़े होंगे? पर इससे एक और लेसन है राज, हम सब पूरी दुनिया के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी जिसको वर्ल्ड में बेस्ट कहा जाता है, उसका आयरन डोम, उसको अगर हमस जैसे आतंकवादी इंस्टीट्यूशन ने, आतंकवादी संगठन ने ब्रीच कर दिया, इट इज अ बिग इंटेलिजेंस फेलियर। तो हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है एज अ कंट्री। हम कभी भी आतंकवादियों को लाइटली नहीं ले सकते। तो जो हमारे अभी देश सिक्योर है, वी कांट टेक इट लाइटली बॉस, वी कांट टेक इट लाइटली। मतलब मैं यही जैसे इमेजिन कर रहा था, यू रिमेंबर कैसे आई कांट, इजरायली इंटेलिजेंस को ब्रेक कर दिया, कितनी बड़ी बात है। और आप सोचो हमारे देश में टचवुड अभी हम लोग कंप्लीटली सिक्योर है, कोई बड़ा आतंकवादी हमला हमारे मेन सिटीज में नहीं हुआ। इफ यू रिमेंबर 26/11 वाज हॉरर यार, समझौता ब्लास्ट वाज हॉरर। तो आप कभी भी आतंकवादी को लाइटली नहीं ले सकते। अभी अभी ISIS के कुछ आतंकवादी पकड़े गए। या कहते हैं इंटेलिजेंस में, माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि यार अगर आपको, तो मुझे सिर्फ वही पता चलता है जो आतंकवादी घटना हुई है। एवरी डे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कितनी वो आतंकवादी घटनाएं जिनको रोकने के लिए सुबह से रात तक लगी होती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। वो हमारे हीरोज हैं, हमें वही पता चलता है जब वो फेल होती है। कितनी बड़ी बात है। और इजराइल जैसे ही अगर मोसाद, अगर सोचो इसके पहले वो कितनी बार सक्सेसफुल हुई, बट ये इनका आजादी के बाद से इजराइल की सबसे बड़ा फेलियर रहा।
उनके पास सब कुछ है टेक्नोलॉजिकली, सो यू कांट टेक योर एनिमी लाइटली एवर। योर एनिमी इज योर एनिमी। अगर आप सोचो कि आपका एनिमी आपका दोस्त बन जाएगा, यू आर ऑलवेज मिस्टेकन। तो अब डीपिंग लाइक डबल क्लिकिंग ऑन दिस होल सिचुएशन एंड डीप डाउन, मेरे को ये समझाओ कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है इजराइल हामास में, क्या हुआ, एकदम से कहाँ से फेलियर हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, गिव अस। मैं इसका रियल रीजन बताऊं, पहले हुआ क्या, लाइक इन सिंपल वर्ड्स अगर सबको समझाना हो तो क्या है पूरा इशू बताओ। गाजा क्या है, इजराइल क्या है, हमास क्या है? देखो बेसिकली गाजा एक टेरिटरी है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, जिसको पैलेस्टीन एक कंट्री है कि हाँ है, जिसको पैलेस्टीनियन जो है वो कहते हैं कि भाई इजराइल ने फोर्सिबली ऑक्यूपाई किया है। अच्छा। इजराइल जूश की पूरी तरीके से कंट्री है, और उसके पीछे की हिस्ट्री सबको पता है, किस तरीके से जूस को परसिक्यूट किया गया था एंड ऑल ऑफ इट। नाउ बेसिकली हमस जो है वो अपने आप को कहती है कि हम पैलेस्टीनियन लोगों की आवाज़ हैं। तुम इमेजिन कर लो जैसे JKLF थी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये एक आतंकवादी था आपका यासीन मलिक, जिसको इस देश के अंदर सब लोग फ्रीडम फाइटर कहते थे और कहते थे वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। पर वो आदमी क्या करता था, कश्मीरी पंडित्स को बुचर करता था, जजेस को मारता था, और कोट अनकोट अपने आप को कश्मीरियों की आवाज़ कहता था। गवर्नमेंट ने जब स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया, आर्टिकल 370 हटाया, इसको जेल में डाला। आज मुझे बताओ एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं है। जम्मू कश्मीर हमारा अभिंग अंग हमेशा से था। हमने ये चंगू मंगू यासीन मलिक जैसे लोगों को इतना प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि इनके पॉलिटिकल रिश्ते हुआ करते थे, क्योंकि ये मान लो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सब के वो पार्ट्स थे। तो तुम समझो कि जो यासीन मलिक काम करता था वही हमस यहाँ पे काम करने की कोशिश करती है पैलेस्टीन के अंदर। वो कहती है कि भाई हमें गाजा स्ट्रिप हमारी है, इजराइल इलीगली उसने ऑक्यूपाई करी हुई है, तो हम उसको लेके ही रहेंगे। तो वो उसकी एक आवाज़ बन जाती है। इजराइल को हमेशा से उनसे थ्रेट रहता है। तो ये कंसिस्टेंट लेट 1960s के बाद से जब से बना है तब से बैटल इनके बीच में रहा है। अच्छा। वो अब इजराइल के अंदर अटैक करते थे, उसके इजराइल रिटेलिएट करता था, और फिर इजराइल ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बहुत मजबूत किया। तो जो आयरन डोम की बात करते हैं कि कोई भी अगर मिसाइल भी ये मारे तो वो भी इजराइल के आयरन डोम से पीछे चले जाती हवा में फूट जाती है, ऊपर नीचे नहीं आती। करेक्ट, जो अभी भी हुआ अभी। हाँ, पर इस बार इन लोगों ने उसको ब्रीच कर दिया था, इस बार वो ब्रीच कर गए। सो और क्या है, इनकी इजराइल इस बहुत छोटी कंट्री है, मतलब आपकी उत्तर प्रदेश की आधी भी नहीं होगी, 1/4 भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की भी 1/4 है इजराइल एज अ कंट्री। कुछ नहीं है यार। लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया की बात करते रहते हैं, मान लो हमारे देश में यार 10 ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। जेन्युइनली आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस इंडिया को गवर्न करना डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये लोग हमको क्या ज्ञान देते हैं, इनकी पॉपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, जेन्युइनली आप देखो। बट इजराइल ने नेशनल सिक्योरिटी, अपनी डिफेंस, इनोवेशन टॉप क्लास, और ये इस तरीके से एक आपसी हमेशा से दोनों के बीच में रंजिश होती थी। इजराइल को बहुत सारे मुल्कों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। भारत को भी काफ़ी समय लग गया था इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद 1990s व्हेन भारत ने सबसे पहले इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध इस्टेब्लिश करे थे। उसके बाद में लेट 1990s में जब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तो पहली बार जसवंत सिंह वाज द फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो गए थे इजराइल में। फिर LK अडवाणी गए थे इजराइल के अंदर। तो तब से जब बीजेपी का इमरजेंस हुआ हिंदुस्तान की पॉलिटी में, जब भारत में भी इजराइल के प्रति रुख बदला, रिकग्निशन ज़्यादा हुआ, तब भी हम लोग हमेशा से एम्बिगुअस थे। हम लोग पैलेस्टीन की राइट्स की भी बात करते थे, साथ में हम लोग बात करते इजराइल थे की भी बात करते थे। क्योंकि पैलेस्टीन को अरब देश सपोर्ट करते थे। अरब देश के अंदर भारत का मेजॉरिटी एनर्जी इंपोर्ट जो होता था वो अरब देशों से होता था। तो हमारे नेताओं को हमेशा से डर रहता था कि यार अगर हमने ओवरटली इजराइल को सपोर्ट किया, पैलेस्टीन को नहीं करा और आतंकवाद को आतंकवाद बोल दिया, तो ऐसा ना हो अरब देश के साथ में मिलके ये हमारे एनर्जी इंपोर्ट्स को इम्पैक्ट करे। 50% से ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट्स हमारे अरब देशों से होते हैं। ये हमारी दिक्कत हुआ करती थी। और हम हिंदुस्तान के अंदर एक कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो बहुत पुश एंड पुल्स होते हैं इस समय। 14 के अंदर मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई। मेजॉरिटी गवर्नमेंट जब आई, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने क्लियर स्टैंड लिया। 17 के अंदर नरेंद्र मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए। पैलेस्टीन में स्टॉप हुए बगैर इजराइल गए, और बड़ी बात हो गई। साथ में उन्होंने संबंध अरब देशों के साथ भी अच्छे रखे, और हिस्टोरिक हो गया। उसके एक साल बाद पैलेस्टीन को भी आप बुला दिया, और हिस्टोरिक हो गया। इंडिया ने बोल दिया हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से, जो गलत है गलत को बोलेंगे, सही को सही बोलेंगे। जब ये एक्ट ऑफ टेरर हुआ, हिंदुस्तान ने इसको एक्ट ऑफ टेरर पूरी तरीके से बुलाया। एक्ट ऑफ टेरर क्या हुआ, उन्होंने क्या किया? इन लोगों ने बेसिकली जाके इजराइल के गाजा स्ट्रिप के अंदर घुसे,
इसराइलीज को कैप्चर किया, मारा, 40 से ज़्यादा लोगों को बंधुआ बनाया, अपनी तरफ लेके चले गए, मिसाइल्स दागी, तो बेसिकली इसराइल में अटैक कर दिया। तो इसराइल ने पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू उनके जो प्राइम मिनिस्टर बोला कि हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं। ऐसा अभी पिछले 30 सालों में कभी भी नहीं उन्होंने बोला, तो एक स्टेट ऑफ वॉर घोषित कर दिया। सो बेसिकली वॉर है, प्योर इसराइल के वॉर है। अब इसराइल जो है वो पूरे इस पैलेस्टीन के अंदर घुसेगा, सबको पूरी तरीके से तहस नहस करेगा एज एन एक्ट ऑफ वॉर, क्योंकि उनकी सोवरेनिटी को थ्रेट। मान लो कि तुम्हारे देश के अंदर कोई आके, लाइक मेरे हिसाब से 26/11 जो पाकिस्तान ने भारत के लिए किया था, इट वाज एन एक्ट हमारी सोवरेनिटी के अगेंस्ट। अगर जेन्युइनली 26/11 के बाद में भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए था। हम तो बेवकूफ़ थे कि डोसियर खेलते रह गए। या तुम्हारे ताज में जाके आतंकवादी घुस के इतने सारे लोगों को मारते हैं जिसमें पाकिस्तान का नाम सामने आता है। आइडियली हमको घुस के मार देना चाहिए था, दैट वाज, पाकिस्तान को घुस के मार देना चाहिए था, दैट इज एक्ट ऑफ वॉर। तो यहाँ तो तुम सोचो पूरे के पूरे इसराइल के अंदर वो घुस गए, पैलेस्टीन हमास घुस गई, जो एक्ट ऑफ अपने आप को कहती है कि पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है, वो उसको अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस बोलती नहीं है। तभी ईरान और बाकी के मुल्कों ने उसको सपोर्ट करा है, अरब देशों ने इसको सपोर्ट, कुवैत ने भी इसको सपोर्ट करा है। तो ये हमास एक्ट, अब इसराइल के लिए हमास इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हमास जनरली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने इसराइल के इनोसेंट लोगों को मारा, सोल्जर्स को मारा, महिलाओं के साथ अमानवीय कार्य किया। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसराइल ने एक एक्ट ऑफ वॉर घोषित कर दिया और अब इसराइल जो है रिवेंज लेगा। तो मोटी मोटी बातें 30-40 साल से इनके बीच में चला आ रहा है। बट इसको टेरर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो व्यक्ति इनोसेंट सिविलियंस को मारे और किसी भी मुल्क की सोवरेनिटी को हर्ट करे, तो और सोवरेनिटी को क्वेश्चन करे या सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ जंग करे, वो एक्ट ऑफ टेरर ही है। क्योंकि इसराइल को लगता है कि पैलेस्टीनियन जो है वो हमारे मुल्क को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, वो हमेशा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पे रहता है, तो इसीलिए वो एक्ट ऑफ टेरर है। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन से। एक तुमको विचित्र बात बताऊँ, यूएन ने अभी तक टेरर वर्ड को, टेररिस्ट को डिफाइन नहीं किया है। कैन यू इमेजिन दैट यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक टेररिस्ट कौन है उसको डिफाइन नहीं किया आज तक। हु इज अ टेररिस्ट, अब चेक करो ऑफिशियली यूएन के उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है। ये है स्थिति। सो इसीलिए कई बार लोग मिलिटेंट यूज करते हैं, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, बट इट्स अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट। बेसिकली टेररिस्ट कौन है? जो किसी मुल्क की सोवरेनिटी को हर्ट करे, उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करे और जाके इनोसेंट्स को मारे, दिस इज अ टेररिस्ट, दैट्स इट। सो पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट, उसने हमेशा टेरर को टूल किया हिंदुस्तान के अगेंस्ट। ऐसे ही पैलेस्टीनियंस के अंदर जो हमास है, जो अपने आप को बुलाती है लिबरेशन आर्मी, जो पैलेस्टीन की आवाज़ उठने की बात करती है, जो कहती है कि इसराइल ने फोर्सिबली गाजा स्ट्रिप को पकड़ा है, पर अगर इसराइल के अंदर घुस के अगर इनोसेंट इसराइलीज को मारेगी तो इसराइल की तो एक्ट ऑफ टेरर है। तभी यूके से लेके यूएस ने, सब ने इसराइल को सपोर्ट किया और इंडिया ने कहा है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है, तो ये एक्ट ऑफ टेरर है। इसके पीछे की पूरी बात ये है। तो अब आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा? इसराइल बैंड बजा देगा पैलेस्टीन के हमास की, पूरी तरीके से ऑल आउट हो जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेटली होगा। और यू फील इजराइल इज इक्विप्ड इनफ कि कहीं कुछ भी इसराइल के मिलिट्री की जितनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ है, इट इज सेकंड टू यूएस, नॉट इवन सेकंड टू यूएस, सेकंड टू नन। हम लोग ज़्यादातर जो ड्रोन ये सब यूज़ करते हैं इसराइल से यूज़ करते हैं। सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है मोसाद का। मोसाद, इसका आपको भी पता है, मोसाद को कहते हैं कि सबसे बड़ी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मोसाद। आपको याद है जब वो इसराइली एथलीट्स को मारा गया था, आई थिंक म्यूनिक ओलंपिक के बाद में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके बाद में इसराइल ने चुन के जिन आतंकवादियों ने मारा था उन सबको उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निपटाया था। उस पर एक म्यूनिक मूवी बनी थी म्यूनिक के नाम से। तो मेरे हिसाब से इसराइल विल गो ऑल आउट, इसराइल विल छोड़ेगा नहीं ये हमास को। और हाउ लॉन्ग डू यू थिंक ये सब चलेगा? काफ़ी समय, मेरे हिसाब से हफ्ते से ऊपर चलेगा ये, मतलब अब ये रुकने वाले नहीं है। आप देखो इसराइल का अपोजिशन लीडर खुद जाके अपने आर्मी में मदद कर रहा है। इसराइल में ये अच्छी होती है कि जो भी पॉलिटिशियन होता है वो 1 साल उसको आर्मी में सर्व करना होता है। हाँ, सारे लोगों को। मैं तो, हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा तो मानना है कि हमारे देश में कोई भी युवा जब 12वीं पास करता है उसको एक ऑप्शन देना चाहिए कि आर्मी में 100 साल करके कर सकता है। आर्मी में एक बार इसराइल में सबको शायद ये है ना कि कंपल्सरी हर किसी को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट सर्व करना है। हाँ, क्योंकि उनको पता है कल को जरूरत पड़े तो हम किसी भी सिटीजन को यूज कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि एक आर्टिकल है विच सेज दैट एट द टाइम ऑफ नीड, जब देश को चाहिए तो आप आर्म फोर्सेस की मदद कर सकते हो और आपको करनी पड़ेगी। इट्स नॉट देयर एज मतलब एज अ कंपल्सरी आर्टिकल, बट इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें है। तो इसराइल में कंपल्सरी है, हाँ, कि हर किसी को सर्व करना पड़ेगा। आप समझो ये कभी भी हो सकता है। अभी तो चलो ट्विटर पे एक्स के ऊपर वीडियोस को ये ब्लैकलिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको सब देख पा रहे हो आप। पर मैंने देखा है कैसे, मतलब महिलाओं को आप सोचो, इनोसेंट महिलाओं के साथ किस तरीके से अभद्र गई। तो इसराइल की भी ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की आती है। अगर ये इन्हें डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स नहीं किया
तो वो मैसेज नहीं सेट कर पाएंगे। और इस बार हमस इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अगर आप देखो कि इट इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड। जो ये मोसाद का इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इसका एक डीप इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और आपको भी इसको किसी को बुलाना चाहिए, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट को, जो करे कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे। इस वॉर पे डू यू थिंक कि इस वॉर से इंडिया पे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि इसराइल के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ी हुई है इंडिया, और ये आगे चल के हमको बहुत मदद करने वाला है जब इसराइल इससे उभरेगा। जब हम लोग इनके साथ डिफेंस डील्स को नेगोशिएट करेंगे, आई थिंक इट्स अ वेरी, आई विल गिव मोदी जी 10 on 10 ऑन दिस बाय स्टैंडिंग कंप्लीटली विद इसराइल। क्योंकि आप देखो किसी भी देश ने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया इसराइल के साथ खड़े होने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। वही कह रहा हूँ, जो ये चीज़ अभी लगती ना, क्योंकि मैं उस एरा में बॉर्न हुआ, आई एम बॉर्न इन 2000s एरा, तो मुझे ये सब लगता है ये तो हिस्टोरिक है। क्योंकि पहले हम लोग, जब मैं पढ़ता था सब एडिटोरियल्स, कोई इतना क्लियर हेडेड नहीं था हमारी फॉरेन पॉलिसी में। कोई भी ऐसा अपफ्रंट जवाब नहीं आया। अपफ्रंट जवाब के साथ हमको पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है, और हम हमारी स्ट्रेंथ को लेवरेज करना जान गए। ये है, हमें पता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हमें पता है कि हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ क्या है, हमें पता है हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ क्या है। हम अपनी स्ट्रेंथ्स को एक्नॉलेज करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ। क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से इंडिया दो है। एक, इंडिया की इकॉनमी, जो सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है सभी मुल्कों के लिए। और मेरे हिसाब से जो सेकंड है, जो इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इस वक्त है, कि इंडिया में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो अगर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो वो एक क्लियर स्टैंड ले सकती है पॉलिसीज़ में। हमारे पास इकॉनमी है, जो सबसे बड़ा लेवरेजिंग टूल है सभी मुल्कों के लिए। जो चाइना के बाद अगर कोई दूसरी सबसे बड़ा मार्केट है, कंज्यूमर बेस है, वो हमारे पास है। और दूसरी भी हमारे पास एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। ये डिप्लोमेटिकली नेगोशिएशन में, डिप्लोमेटिक टेबल की बात करूँ, वैसे तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी सिविलाइजेशन है। वो तो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमको भारत इज़ भारत बिकॉज ऑफ सिविलाइजेशन। बट अगर एक फॉरेन टेबल पे मान लो, जब मैं यूएस के साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, तो यार आपने देखा नहीं था कि थोड़े समय पहले जाके टाटा ने जाके यूके और यूएस के अंदर जॉब्स क्रिएट करे थे, जब जो बाइडन, ऋषि सुनक और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों थैंक यू कर रहे थे कि आप जॉब्स क्रिएट कर रहे हो। हमें पता है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरी चीज़ क्या है ना, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाहर के मुल्कों पे डिपेंडेंट नहीं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो हम लोग एक सेविंग ड्रिवन इकोनॉमी से कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप देखो चाइना और यूएस बड़े क्यों हैं, क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। मतलब अगर बाहर मंदी भी हो जाए, तब भी वहाँ के लोग खरीदते हैं, स्पेंड करते हैं, तो उनकी इकॉनमी चलती है। तभी इतना डॉलर प्रिंट करने के बाद भी जाके अमेरिका को दिक्कत नहीं होती और रिवाइव कर जाता है। एक तो डॉलर उनके पास है ही, बट उसके साथ में वो कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है। तो अब हम भी सेव करें। आपके जनरेशन, हमारी जनरेशन पैसा कमाता है तो खर्च करना चाहता है, तो हम खर्च कर रहे हैं ज़्यादा। जब हम खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही तो ज़्यादा जो कंपनी सेटअप हुई उनको फायदा है। आप देखो दूसरा साल ऐसा है जब हमने चाइना से ज़्यादा स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स को रजिस्टर किया। सेकेंड ईयर इन अ रो हमने चाइना से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स को रजिस्टर किया। ये दिस इज हिस्टोरिक। टाइम लगेगा, बट हम सही डायरेक्शन की तरफ है। ओके, अब आई वांट टू टॉक अबाउट प्रीवियस 2-3 cases and 2-3 things that you have worked on before. One of them very sensitive and popular was सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज, और आपने ये बीच में नाम भी लिया था जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे अबाउट कि उसमें क्या कर रहे थे उस टाइम पे, राइट? क्या केस था पूरा एंड वाई, कि वो कभी कंक्लूजन पे आया कि बंद हो गया, क्या हुआ? यार अभी सीबीआई में के पास वो केस है। दुख की बात है कि सीबीआई हैज नॉट कम टू द कंक्लूजन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली जितना मैंने केस को इन्वेस्टिगेट किया है, सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट अ सुसाइड। दिस इज़ व्हाट मेरे जो फैक्ट्स में सामने आया था, और मैंने जो इतनी महीने रिपोर्टिंग करी थी। अब मैं जिसमें कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें दोस्त। पहला है कि इस देश में एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक मर्डर होता है, ठीक है, और इनिशियल क्राइम सीन के अंदर जितने भी जो सबूत हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं। पुलिस सबूत को नष्ट कर देती है। उसके बाद में सीबीआई आती है, कोई दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी आती है, वो प्रूव नहीं कर पाती कि वो मर्डर है। उसका ये मतलब नहीं कि मर्डर नहीं हुआ है। दो चीज़ें होती हैं, एक मर्डर हुआ है और एक मर्डर को कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। ये दोनों अलग हैं। इस देश में इतने सारे मर्डर्स हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्रूव नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ एविडेंसेस इतने सफिशिएंट नहीं होते। बट अगर वहां पे कोई विटनेस है या कोई प्राइमरी साक्ष्य है जो ये पॉइंट करते हैं कि मृत्यु सस्पिशियस है, तो आपका काम है सवाल पूछना। इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज व्हाट आई डिड।
जिनको लगता है दूसरी चीज़ है, उनको लगता है दूसरी चीज़ है, बट जितने मैं फैक्ट्स यहाँ पे सामने मुझे दिखे, और जब इनिशियली उस वक्त मुंबई पुलिस ने जिस हिसाब से बिहेव किया था, जिस हिसाब से एक्ट किया था, वो काफ़ी एक तरफ से पॉइंट करता था कि यार चीज़ों में, दाल में कुछ काला है, और कई सवाल हैं जो नहीं दिए गए। टॉप थ्री चीज़ें बताओ जिसके साथ आप बोलते हो क्यों आपको लगता है कि ये कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंचा है इस वक्त क्योंकि इनिशियल क्राइम सीन जो था उसमें जो एविडेंसेस है उसके साथ टैम्पर किया गया था। व्हाट मेंट वाज कि ऐसे 3 फैक्ट्स या एविडेंसेस आपको क्या लगे जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये सुसाइड नहीं थी? कौन सी 3 चीज़ें? ऑब्वियसली बिकॉज ये बोलना इज़ अ बिग स्टेटमेंट इटसेल्फ। यार देखो, अभी मैटर थोड़ा सा सीबीआई के पास में, तो इसलिए मैं उसके डिटेलिंग पे नहीं जाना चाहता हूँ, अदरवाइज लोग विल गो अहेड एंड से। मैं जो आपके टाइम में जब आपने लगा, आपने क्या देखा था? देखो, मैं एक बहुत बेसिक फैक्ट पे जाना चाहता हूँ। मैं भी एक बेसिक उस पर कहूँगा कि जैसे जब लाइगेचर मार्क जो थे, जब कूपर हॉस्पिटल में सुशांत की बॉडी के साथ लाया गया, तो जो लाइगेचर मार्क थे, जितने भी एक्सपर्ट से बात करी गई थी, वो लाइगेचर मार्क कहीं भी पॉइंट ये नहीं करते थे कि यार ये व्यक्ति ने जो है खुद सुसाइड कमिट किया है। जब आप एक्सपर्ट से उसको बात करोगे तो जो लाइगेचर मार्क पॉइंट करते हैं कि यार पंखे से चीज़ लटकी। दूसरी चीज़, जो पंखे से बेड की दूरी थी वो सुशांत सिंह राजपूत की हाइट से ज़्यादा थी, विच इज़ एज सिंपल एज दैट इज़ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये एक और है कि जब आप उसका जब अक्रॉस जब उसकी बॉडी निकाली गई थी, ले जाई गई थी, उसके बाद में इनिशियली जो क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन के अंदर जितने भी आपके एविडेंसेस थे, वो एविडेंसेस का पूरी तरीके से जांच नहीं हुई थी। आप एक कोई भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आने में समय लगता है, उसकी एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है। वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए बगैर ही कंक्लूड कर दिया गया था कि भाई वो केस ऑफ सुसाइड है। आप समझ रहे हैं? चौथा, जब उस वक्त की मुंबई पुलिस ने जो बिहेव किया था, जब बिहार पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने आई थी, अगर कुछ भी दाल में नहीं काला था तो क्यों उसको रोका गया था? दैट इज अनदर पॉइंट। व्हाई डिड मुंबई पुलिस बिहेव इन सच अ सस्पिशियस मैनर? एंड नोबडी कुड आंसर दैट हाउ कुड यू, कैसे इन लोगों ने कंक्लूसिवली कंक्लूड कर दिया कि इस केस ऑफ सुसाइड है? क्या किसी ने देखा? नहीं। क्या कोई इन सवालों का जवाब दे पाया कि भाई जब उसकी बॉडी और उस पंखे के बीच की हाइट ही जब इतनी है नहीं थी तो कैसे हुआ? उनकी सब बहनें, मैं किसको विश्वास करूं? मैं सुशांत के परिवार को विश्वास करूं या मैं बाकी के नेसियर्स को विश्वास करूं? उसके परिवार, उसकी बहन ने मेरे साथ अपना फर्स्ट टीवी इंटरव्यू दिया एंड शी क्राइड ऑन एयर एंड सेड कि सुशांत ने सुसाइड नहीं कमिट किया। मेरे को इन सवालों के जवाब नहीं मिले, तो मेरा काम क्या है? जो सवाल है वो तो मैं पूछूंगा ना, एज सिंपल एज दैट। ये मेरी चीज़ इज दैट। सो वो सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया। तो अगर एक मिडिल क्लास बच्चा व्यक्ति जो बिहार से आके अपने पैरों पे खड़े होता है, उसके लिए अगर आवाज़ उठाना गलत है तो यार वो गलती मंजूर है, वो गलती हमने की और करेंगे। ये है, दैट्स व्हाट आई कैन से। मेरे लिए तो सुशांत रिप्रेजेंटेड अ मैन जिसने अपने पैरों पे खड़ा हुआ, मेहनत करी, पहुंचाया, और बिहार के बच्चे देश के बच्चे की वो आवाज़ बन गया था। और वो सब सवाल पूछ रहे थे और मैं सिर्फ माध्यम था उन सवालों को पूछने के लिए। बाकी हमने देखा है इस देश के अंदर यार कितने सारे केसेस हैं जिस केसेस के अंदर पब्लिक मूवमेंट इतना ऊपर होता है, तब भी बिकॉज इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के फेलियर के कारण, बिकॉज पुलिस वहाँ पे इनिशियल पुलिस अपना काम नहीं कर पाती, तो वो चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं प्रूव हो पाता। राइट? आप आयुषी तलवार केस को उठा के देख लो, उसमें कितना मीडिया फ्रेंजी था, उसके बाद कितनी सारी चीज़ें मूव हुई कि अभी तक कोई कह नहीं कह सकता कि किसने मर्डर किया था। राइट? तो फिर क्या उसका ये मतलब है कि जो उस वक्त उठाया गया तो गलत था? ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरे इसमें ना 2 क्वेश्चंस है। एक कि डू यू थिंक कि पब्लिक मूव नहीं कर पाती कुछ इन दिस कंट्री? क्योंकि इतने सारे इश्यूज होते हैं जो मीडिया की नज़र में भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी वायरल होते हैं, और फिर वहाँ से स्पॉटलाइट हट के कहीं और चले जाती है और उसका कोई डिसीजन नहीं आता। जैसे, एंड आई डोंट नो क्या गलत है क्या सही है, आई एम जस्ट आस्किंग। बहुत सही, बहुत अच्छा सवाल पूछना है आपने और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ था, आई टेल यू, जो रेसलर्स के ऊपर था, वहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं आया। राइट? आप ये SSR का बोल रहे हो, इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं आया। उसके बाद पता नहीं कितने ऐसे बैक टू बैक केसेस आते हैं जो नहीं होते। बहुत बढ़िया सवाल पूछा राज। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन व्हिच यू हैव आस्क्ड मी, और इसमें मैं 2 तरीके से आंसर देना चाहूँ। एक, पब्लिक मूव करती है तभी जाके इस देश के अंदर जो चुनाव होते हैं उसके अंदर सरकारें बदलती हैं। मेरे हिसाब से पब्लिक का सबसे बड़ा बैरोमीटर ऑफ मूवमेंट वो होता है जो ये पब्लिक कैंपेन्स होते हैं। अब इसमें क्या इशू आने लग गया है राज कि अल्टीमेटली मीडिया क्या कर सकती है? लेट्स से
मीडिया, आप कोई भी मीडिया क्या कर सकती है, वो जनता की आवाज़ उठा सकती है, वो आवाज़ उठाने के बाद कोर्ट ऑफ लॉ तक पहुंच सकता है, फिर जहां मामला सब जुडिस हो जाता है वहां ये कह दिया जाता है कि मामला सब जुडिस है। अब इस देश के अंदर इतने केसेस पेंडिंग होते हैं, और मैं कहता हूं हमारा देश ना रूल ऑफ लॉ नहीं प्रोसेस ऑफ लॉ से चलता है। इस देश के अंदर एवरेज जो केसेस पेंडिंग है 2 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। इस देश के अंदर आपको महीनों लग जाते हैं न्याय मिलने के लिए, और कानून के इतने सारे पेच होते हैं जिसमें वो मामला कोर्ट में लंबित होता रहता है। तो मीडिया ने आवाज उठाई, भाई आपने बोला कि चलो पुलिस सही काम नहीं कर रही, तो आपने सीबीआई को दे दिया। अब इस देश में कोई वो कानून नहीं है जो कहेगा कि सीबीआई को 2 महीने के अंदर ही करके देना है, 3 महीने के अंदर ही करके देना है, 4 महीने के अंदर ही करके देना है, तो ठंडे बस्ते में चले जाता है। तो वहां पब्लिक मूवमेंट्स की लिमिटेशन आती है। नेताओं को कब समझ में आता है, या कोई भी राजनीतिक दलों को कब समझ में आता है, या किसी भी पार्टी को समझ में आता है गलत हो रहा है, उसको लगता है अरे यार अगर इसमें नहीं हुआ तो इससे ना हमारे वोट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। और वो जब होता है तब जाके, जैसे इंडिया जब करप्शन का मूवमेंट था 2013 के ऊपर, तब वो कंप्लीटली गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर गया। बट ये जो मूवमेंट्स होते हैं जब वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तब आप क्या कहोगे, मैटर सब जुडिस है। आदमी बोलेगा मैटर सब जुडिस है, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते। तो अब हमको ऐसा देश सोचना है कि क्या हमें हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे एक समय बांधना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास अगर वो केस आया तो तुम 6 महीने में करो, 3 महीने में करो, 5 महीने में करो, 1 साल में करके दो, उसको न्याय तक पहुंचाओ। वो हमारे पास एक टाइम बाउंड नहीं है उसमें, इसके कारण ये सब ठंडे बस्ते में चले जाता है। ये है। उसके बाद जब अल्टीमेटली मैटर कोर्ट के पास पहुंचता है तो फिर वो कानून के पेच में फंसता है। उसके बाद एक प्रोसिक्यूशन अपनी बात करता है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी बात करेगा, डिफेंडेंट अपनी बात करेगा, और उसमें फिर वो जाके जज को जजमेंट सुनना, जज को सबकी बात सुननी पड़ेगी, फिर जजमेंट आएगा, वो जजमेंट आएगा उसको फिर आपको अपील करना होगा हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर उस पर आप रिव्यू पिटिशन भी डाल सकते हैं। अरे आतंकवादियों को फांसी की सजा हमारे देश में 10-10 साल लग जाते हैं फांसी की सजा देने के लिए। याकूब मेनन को आपको याद है, फांसी की सजा सुनाई गई थी, फिर रिवाइज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट खुलाया गया था, फिर पूछा गया था। दीज आर द सिनेरियो। ये एक चीज है। अब हमारे देश को भी ये सोचना है कि क्या जब सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास कुछ पहुंच गया तो तब भी क्या हम सवाल उठा सकते हैं। आदमी बोलेगा ठीक है तुम बोल रहे हो, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैंने बंगाल में पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, पोस्टपोल वायलेंस हुआ, वहाँ पे कोई भी मीडिया में आवाज़ नहीं उठा रहा था। और मेरे पास वो विक्टिम्स आई बंगाल से, मेरे सामने वो औरत रोई। तो मैंने अपना जब शो शुरू किया था, मैंने 8 दिन का कैंपेन चलाया कि सीबीआई फॉर बंगाल विक्टिम्स। सामने रोई, पूरा टारगेटेड, मेरे पे FIRs हुई। मेरे को मतलब उधर रूलिंग पार्टी बंगाल की थी, सो जो जीती थी उसने मतलब देवर क्वेश्चन कि भाई हम आप पे FIR कर देंगे। पर मैं सीबीआई फॉर बंगाल चला था, कैलकाटा हाईकोर्ट में गया, कैलकाटा हाईकोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया, NHRC की रिपोर्ट कॉग्निजेंस, और सीबीआई अनाउंस कर दी, सीबीआई कह दी। अब सीबीआई कितना कर रही है बंगाल विक्टिम्स में, क्या कर रही है, क्या नहीं हुआ है, हमको सबको नहीं पता। तो मैं वहां तक लेके गया, क्या उनको मुआवजा मिला, क्या नहीं मिला, हमें नहीं पता। तो अब हमें एज ए पब्लिक डिस्कोर्स अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है कि जब हमें कैंपेन मूवमेंट्स को अगर मान लो एक लेवल तक पहुंच जाए, उसके आगे वो पहुंचे कहाँ है, वो केस चल कहाँ रहा है, उस पर भी हमको सवाल उठना पूछना चाहिए। तो ये एक लिमिटेशन जरूर है पब्लिक की ये डेफिनेटली एक लिमिटेशन है, ये मैं मानता हूँ। एक लेवल बाद कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पब्लिक सरकारें हटा सकती है, और जब उसको लगता है कि यार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी सरकार हटाने के लिए भी तो वेट करना पड़े। आज कुछ हुआ तो अब 4 साल वेट करो, 5 साल वेट करो। ये एक है, ये मैं मानता हूँ, ये बिल्कुल एक लिमिटेशन है। What do you feel after PM मोदी कौन बनेगा कभी भी, थर्ड टाइम भी अगर हुआ तो, लाइक एज पर यू व्हाट डू यू फील कि who do you think are or who do you want to? देखो मैं तो किसी आई विल इफ आई पब्लिकली मैं किसको देखना चाहता हूँ इज नॉट द राइट थिंग। एग्जैक्टली, जनता किसको देखना चाहती है। पर मैं जब जमीन पे घूमता हूँ, मुझे अगर मैं बीजेपी की तरफ से बात करूँ तो 2-3 चेहरों का नाम सुनने में ग्राउंड पे आता है। होम मिनिस्टर अमित शाह, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उसके बाद में अब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा इज ऑल्सो गेटिंग पॉपुलर, देवेंद्र फडणवीस ऑल्सो पॉपुलर। तो ये 4 मुझे चेहरे जो होते हैं ये बेसिकली जिनका नाम सुनाई देता है। डू यू थिंक जयशंकर हैज अ पोटेंशियल? सी जयशंकर इज नॉट अ वोट गेटर, मतलब कहने का मतलब है जयशंकर इज पॉपुलर, बिकॉज पॉपुलैरिटी के ऊपर ही आवाज। हाँ पॉपुलर है, एस जयशंकर पॉपुलर है, पर पॉपुलर और वोट लाने में फर्क होता है। मतलब वोट का मतलब ये है कि एस जयशंकर जी के नाम पे बलिया में बैठा हुआ व्यक्ति अपने वोट डाल के नहीं आएगा, या भाजपा के तुम कार्यकर्ता को बोलोगे कि लड़ ले, वो मुश्किल है। पॉपुलर मानेगा
सुनेगा, उनकी फॉरेन पॉलिसी के ज्ञान को पूरी तरीके से सुनेगा, पर वोट गेटर अलग होता है यार। आदमी वोट कब लाता है? 3 स्थिति में लाता है। ए, जब उसको जनता को लगता है कि ये देश के लिए पूरी तरीके से खड़ा है। बी, मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़ा है। तीसरा, उसने जमीन पे पहुंचाया काम। तो लोग जयशंकर जी को रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी देखते हैं। ये एक चीज आपको समझनी चाहिए। तो और उसमें भी ही इज पॉपुलर बट नॉट अ वोट गेटर। योगी आदित्यनाथ इज अ वोट गेटर। अमित शाह इज लुक्ड एज अ डिसाइसिव पर्सन ऑन द ग्राउंड, पर्टिकुलरली आर्टिकल 370 सब हटा, उसके बाद में इस गवर्नमेंट में अगर मोदी के बाद किसी का नाम आता है, अमित शाह का नाम आता है। योगी इज डेफिनेटली अ वोट गेटर इन उत्तर प्रदेश, और इनफैक्ट उसके बाहर भी पॉपुलैरिटी है। हिमंता बिस्वा शर्मा की नॉर्थ बहुत पॉपुलैरिटी है, हिंदी हार्टलैंड में भी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में पॉपुलर, इसके पहले किसी ब्राह्मण ने चीफ मिनिस्टरशिप नहीं ऑक्यूपाई करी। पर कौन बनेगा ऑपोजिशन के रूप में मैं बात करूं तो मुझे सिर्फ 2 ही लोग दिखते हैं जो ऑपोजिशन के रूप में कर सकते हैं। एक है राहुल गांधी, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई, क्योंकि कांग्रेस मेन फेस है, तो वो अगर गांधी परिवार, राहुल, प्रियंका किसी को करें, या केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि उसने 2 स्टेट से ऊपर उसकी सरकार, उनकी गवर्नमेंट बनी है। ममता बनर्जी बंगाल में बहुत पॉपुलर है, पर बंगाल के आगे यूपी, अलग अलग जगह उनकी पॉपुलैरिटी नहीं है। ये है आपके साथ इशू, इसका कोई बेस 2 स्टेट से ज्यादा का नहीं है। कांग्रेस का बेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए कांग्रेस ऑपोजिशन की पोल प्लैंक है, इसीलिए बीजेपी उसको मेन अपना राइवल समझती है। बट अभी की स्थिति में ना, पॉलिटिक्स में क्या बहुत सारी डिपेंड करता है, सिचुएशंस भी पॉलिटिक्स को निर्धारित करती है। जैसे 2014 के पहले क्यों नरेंद्र मोदी जी एमर्ज किए? क्योंकि देश के अंदर ना, अगर आप देखोगे कि करप्शन, ऐसा माहौल था, बहुत करप्शन चल रहा है, मतलब एक नेगेटिविज्म था। सो नरेंद्र मोदी का केम विद 10 years ऑफ परफॉर्मेंस, 12 साल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो लोगों ने उनको ऐसा होप देखा, और वो होप पे मेजोरिटी मैंडेट आई देश में 30 साल बाद। उसके बाद लोगों ने 14 से 19 का देखा है, नरेंद्र मोदी ने शौचालय पहुंचाया, नरेंद्र मोदी ने सड़क पहुंचाई, आप नितिन गडकरी के साथ में कर रहे थे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर, सो आई डोंट डिस्काउंट दैट मैन ऑल्सो। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स। पर लोग क्या देखते हैं? मोदी ने पहुंचाया। सो ग्राउंड पे मान लीजिए कि कोविड काल के अंदर हमको राशन पहुंचाया, तो मोदी हमारे साथ खड़ा रहा। उसके साथ अब आदमी देखता है कि यार, जब भारत के मान की बात आई तो मोदी ने पाकिस्तान को जवाब दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ, आपके ऑडियंस को बेसिक सिंपल चीज समझना। मैं आपको बताऊँ, आज सुबह अपने टैक्सी ड्राइवर से बात कर रहा था, जो मुझे T3 लेके गया था दिल्ली से। मैंने बोला, क्या लगता है कौन? बोला, यार सर, प्रधानमंत्री तो मोदी बनना चाहिए। मैंने बोला, क्यों? बोला, यार सर, वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। मतलब क्या? बोला, सर आप देखो G20 में कभी आपने देखा कि देश में इतने सारे देश आए और जाके हमारे देश का उतना हुआ? मतलब ऑपोजिशन के लोग, मतलब सर वो स्टेट लेवल पे ठीक है, थोड़ा टांग खींचने के लिए भी जरूरी चाहिए रहता है। तो देखो, जनता की आप साइकी सोचो, वो एक काउंटर चेक भी कैसे रखता है। मतलब मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान से ज्यादा वाइज जनता मैंने कहीं नहीं देखी। यू इमेजिन द थिंकिंग। सो दैट इज हाउ इट गोज। और जब सिचुएशन जो होती है ना, उसके हिसाब से पॉलिटिक्स निर्धारित होती है। तो तब ऐसी सिचुएशन थी। अभी की सिचुएशन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें कोई ऑपोजिशन का व्यक्ति जो है वो बहुत रूप में, एक मेजॉरिटी के रूप में मर्ज करे। तभी आप देखो ऑपोजिशन वाले क्या कह रहे हैं, कास्ट सेंसस, क्योंकि उनको पता है कि कास्ट सेंसस वाला चल गया तो थोड़ी भी बीजेपी की सीट इम्पैक्ट हो गई तो फिर हम एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन में आ जाएंगे। ये उनकी एक मेन स्ट्रैटेजी है। पर अभी के लिए बहुत कहना जल्दी होगा राज, क्योंकि सिचुएशंस क्या इमर्ज होती हैं देश में 26 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Wait, tell me one thing I want to understand. What do you feel, what went wrong with Rahul Gandhi? Based on just, because if you look at internet specifically, तो मतलब बहुत ट्रोल किया जाता है उन्हें, राहुल गांधी जी को बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे स्पेसिफिकली। अब ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी, क्या हुआ? बिकॉज इफ़ गांधी फैमिली हैड अ लेगेसी फ्रॉम सिंस लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल टुडे, दे हैव लाइक अ लेगेसी ऑफ कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे, पावर्ड, अपोजिशन, हर जगह, मतलब देवर वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव फैमिलीज इन द कंट्री। सो व्हाट डू यू फील कि आज तक इतना ज़्यादा ट्रोल और इतना ज़्यादा सिस्टम किसी और के साथ नहीं हुआ, तो व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम? बेसिकली क्या है ना, मैं आपको एक डिफरेंस देता हूँ। जैसे आपने एक सिंपल, बहुत बेसिक भाषा में बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल नहीं जाना चाहता। अब जैसे आपका पॉडकास्ट, अब आपके पॉडकास्ट आपने 0 से शुरू किया, आपने देखा क्या गलती हो रही है, क्या चीज़ सही हो रही है, और आपने अपनी मेहनत से इसको एक पॉपुलर पॉडकास्ट चैनल बनाया, राइट? आज आप एक ब्रांड हो इस पॉडकास्ट इंडस्ट्री में। जान लो, मैंने जब शुरू किया अपना इलेक्शन कंपनी, तो मैंने अपनी मेहनत से बनाया, मैंने अपने शो अपनी मेहनत से करे, और ईश्वर की तो कृपा रहती है। देश का जो व्यक्ति है ना, वो उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करता है जो कुछ ज़मीन से उठ के बनते हैं।
अब जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन होता है तो जनता देखती है कि यार ये आदमी ने 10 साल चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रूव किया, ये व्यक्ति जमीन से नीचे से उठा, ऐसा नहीं कि उसको ऊपर से थोप दिया गया, और ये व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है। वहीं राहुल गांधी के रूप में जनता ये देखती है कि यार उसके पास सत्ता सब कुछ थी, उसको एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में देखती है, और उसने ना भारत को एक्सपीरियंस नहीं किया। अब मोदी के साथ क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ क्या है कि यार वो उनको ग्राउंड में वार्ड लेवल पे भी क्या चल रहा है उसकी भी समझ होगी, और वो व्यक्ति को ग्लोबल लेवल पे भी अपनी पूरी समझ होगी। इज ट्रांजिशन एंड मूव्ड अपवर्ड, आप समझ रहे हो? तो ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेरिट। राहुल गांधी के साथ में, उनके साथ में सब पावर, मतलब यार उनकी फैमिली हैज गवर्न दिस कंट्री फॉर मोर देन 50 ईयर्स, पर जब उसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आई, ही वॉज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। सो ही, उनके कोई ओरिजिनल थॉट प्रोसेस एमर्ज नहीं हो पाए। तो राहुल गांधी ने देश को ना एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो अभी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक प्रोसेशन करने के कि क्या राहुल जो जमीन से कनेक्टेड है, मोदी तो 24 घंटे 40 साल तक वही कर चुका है। तो ट्रोल राहुल गांधी इसीलिए हुए बिकॉज राहुल गांधी को पोजीशन किया गया एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बाय कांग्रेस, पर उसमें वो परिपक्वता या वो जमीन से उठी हुई समझ नहीं थी। तो राहुल वॉज ड्रिवन बाय ऑल हिज एडवाइजर्स। जैसे मान लो मैं अगर आपको बोलूं यार राज तू ऐसे यूट्यूब पे व्यूज लेके आ, और मैं गलत बोल रहा हूं तो यू विल फाइंड इट आउट, बिकॉज क्यों, तुमको पता है निटी ग्रिटी क्या है। राहुल के साथ ये इशू हुआ, और राहुल गांधी के साथ ये सबसे बड़ा इशू है। ओके, आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड वो सारा मेरे को नैरेटिव, बहुत सारी बातें करी हमने। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो तुमने मेरे को एक बड़ा कहेगा पत्रकार, उसमें मैं ये ओपन चैलेंज अपने सभी व्यक्तियों को कहता हूँ, मैंने अपने पूरे करियर में एक फेक न्यूज़ नहीं चलाई है, नॉट इवन अ सिंगल फेक न्यूज़। अगर किसी को दम है, अगर जिसको मान लो मुझसे कोई डिसएग्री करता है, किसको लगता है कि मान लो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, आपको मैं ओपन चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे बता दो एक फेक। आप मेरे से अग्री कर सकते हो, मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, आप मुझे प्यार कर सकते हो, मुझे गाली दे सकते हो, आपका राइट है, मैं उसको सर आंखों पे लूंगा। पर आपको मैं कहना चाहता हूं मैंने जीरो फेक न्यूज़ चलाई है, जीरो। एक ऐसी कोई बता दे कि एक खबर मैंने करो जिसमें पैसा लेके क्या हो, मैं नाम बदल दूं अपना, दैट इज ऑनेस्टी। वो झूठे लोग होते हैं जो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, मीडिया के अंदर तुम कह रहे हो, वो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं, पीछे गलत काम भी करेंगे, झूठी चीजें भी चलाएंगे, फेक न्यूज़ भी चलाएंगे। ये क्राइम है। ओपिनियन देना क्राइम नहीं है, झूठ या फेक न्यूज़ चलाना क्राइम है। कॉन्शियसली फेक, अनकॉन्शियसली कई बार वो फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती है, पर कॉन्शियसली कोई फेक न्यूज़, मैं तो कह रहा हूँ अनकॉन्शियसली भी कोई फेक न्यूज़ नहीं चलाई। ये है चीज़, ये सच्चाई, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये वाली क्लिप पे एंड करते हैं, और ये वाली क्लिप सबके लिए रखते हैं कि अगर जो भी ये देख रहे हैं और आपको लगता है कि कहीं पे आपने कोई फेक न्यूज़ चलाई है, फैक्चुअली गलत, फैक्चुअली, तो कमेंट करो और बताओ कि दिस इज 100%, 1000%, 100,000%। I definitely want to see this because this is an interesting thing, because I can see that in your conviction, and thank you so much कि आपने टाइम स्पेंड मेरे किया। को एक क्वेश्चन आपसे पूछना, आपके पॉडकास्ट में ना हमेशा से आप लोगों से पूछता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछो। मुझे बताओ कि आपने जो पॉडकास्ट चैनल चालू किया और 2 साल में इतनी ग्रोथ इज नॉट ऑर्डिनरी, मतलब जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ जनता किसी भी चीज़ को देखती तो उसमें कोई एक वैल्यू एडिशन देखती है। आपके हिसाब से 2 चीज़, आपने जब पॉडकास्ट चैनल चालू किया क्यों किया? क्योंकि आप ऐसे कोई जर्नलिज्म बैकग्राउंड से तो आते नहीं हो दोस्त मेरे, इंदौर के रहने वाले मेरे शहर से ही आते हो, तो हम लोग तो पोहे समोसा कचौड़ी सेव हैं, इसी में इसी में चीज़, और बॉम्बे आके पॉडकास्ट चैनल चालू करना, मंत्री आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, तो चालू का थॉट कैसे आया? और आपको क्या लगता है कि व्हाट डिफरेंशिएट्स योर, मतलब आप क्या ध्यान रखते हो जब भी एक पॉडकास्ट करते रहते हो, और कि व्हाट आप क्या इस चीज़ को ध्यान रखते हो कि मैं किसको कैटर करूँ, मेरी ऑडियंस के साथ मेरे को क्या वो चीज़ है जिसका ध्यान रखना है? डन। मैं तो हूँ, तो सिंपल आइडिया था जब स्टार्ट किया था पॉडकास्ट, और आज भी वही आइडिया है। हर मेरे दिमाग में एक ड्रीम है कि हमेशा हम बचपन से सुनते आते हैं अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम मतलब क्या, कि तुम कहीं भी किसी भी देश के हो, किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी कास्ट से आते हो, और कितना भी पैसा हो, तुम ज़ीरो हो या हीरो हो, तुम अमेरिका जाके कुछ अपने दम पे स्टार्ट कर सकते हो, और एक ही ज़िंदगी में ज़ीरो से हीरो बन सकते हो। राइट, तुम कहीं के भी आओगे तो मल्टी मिलियनर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। ये अमेरिकन ड्रीम बचपन से सिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन ड्रीम के दिन ख़त्म हो गए, अब टाइम है इंडियन ड्रीम का। हिंदुस्तान के अंदर
इंडियन ड्रीम का टाइम है। अब इंडिया में वो टाइम चले गया कि जहाँ पे सेठ का बेटा ही सेठ बनेगा, या आप एक पर्टिकुलर कास्ट के आते हो या पर्टिकुलर शहर से आते हो, अगर आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर के हो तभी आप बड़े बनोगे। गए वो दिन। आप किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी शहर, किसी भी गाँव, किसी भी कास्ट से आते हो, आप बड़े बन सकते हो, राइट। तो अब टाइम है इंडियन ड्रीम का। लेकिन ये तो हो गई, ठीक है, मेरा बिलीफ, ये मेरा ऑप्टिमिज्म है। इसको करने के लिए चाहिए क्या? इंडिया में अपॉर्चुनिटी को तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी मेरे चैनल का नाम भी था फिगरिंग आउट, कि मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, फिगरिंग आउट द इंडियन ड्रीम। मुझे लगता है इंडियन ड्रीम का टाइम है, बट इसको फिगर आउट कैसे करें? तो उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने कुछ कर दिया है ऑलरेडी। तो हमने स्टार्ट किया आसपास के कि चलो छोटे छोटे बिजनेसमैन को बुलाते हैं, फिर बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं, फिर लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने जीरो से बिलियन डॉलर 5-5 साल में कमा लिए, 10 साल में कमा लिए, कि भाई तुम कुछ भी नहीं थे, 8-10 हज़ार रुपये की तुम्हारी नौकरी थी, आज तुम 10,000 करोड़ की कंपनी चला रहे हो। तो उन लोगों को बुलाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि यार सिर्फ बिजनेस नहीं, लोगों को तो कल्चर समझना पड़ेगा, लोगों को म्यूज़िक समझना पड़ेगा, मार्केटिंग समझना पड़ेगी। तो हम धीरे धीरे म्यूजिशियंस को लेके आए कि यार म्यूजिशियन सबसे बढ़िया मार्केटिंग करते हैं, उनको गाना फैलाना आता है, उनसे सीखा। फिर हम पॉलिटिशियंस को लेके आने लगे कि यार वो इंडिया को कैसे देखते और इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव फ्रॉम डे वन बहुत सिंपल था कि इंडिया का जो ड्रीम है, अगर इंडियन ड्रीम हमें पाना है तो वो आज के लीडर से कैसे सीखें और ये सबके सामने बताएं, ताकि कल के लीडर्स जो बनना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। दैट वाज द थीम। ऐसे करके स्टार्ट किया और आज तक हम उसी पे हैं कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड लीडर्स ऑफ टुडे टू बिल्ड लीडर्स ऑफ टुमारो। सिर्फ बेसिक चीज़ है, क्योंकि मुझे बनना है एक इंडिया का लीडर, और मैं चाहता हूँ मैं बनूँ या ना बनूँ, मेरे साथ सारे लोग देख के अगर मैं बन जाऊँ तो सेम उनको प्रोसेस मिल जाएगा कि भाई ये करना है, ऐसे बन जाते हैं। और अगर मैं नहीं बन जाऊँ तो लोगों को पता है भाई ये गलतियाँ नहीं करनी है, देख लो। इन बोथ द केस आई एम डूइंग माई पार्ट। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था स्टार्ट करने। अब हमारा ऑब्जेक्टिव कि क्यों लगता है कि हम थोड़ा मतलब जल्दी ग्रो हुए या लोगों ने हमें बहुत जल्दी प्यार दिया, आई थिंक उसका राइट आंसर नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता क्या आपकी किस्मत अच्छी है, क्या भगवान आपके साथ है, क्या आपकी लक अच्छी है, क्या लोगों ने देख लिया कुछ, मेरे बोलने का तरीका, मेरी शक्ल अच्छी है, मेरी बात करने का तरीका अच्छा है, लोग मुझसे कनेक्ट करते हैं। या मैं एक इंदौर से आया हूँ, इंदौर से छोटे शहर से आके बॉम्बे में आके मैं बड़े सपने रहा हूँ, टियर 2 सिटी से टियर 1 आके वो कनेक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। बट मुझे जो लगता है कि हर पॉडकास्ट पे जब भी मैं ध्यान रखता हूँ, हम एक ही चीज़ ध्यान रखते हैं कि क्या हम कुछ लोगों को सिखा रहे हैं। तो आई थिंक मैं टीचर हूँ अपने अंदर, कि मैं दुनिया से सीखता रहता हूँ और मेरे को सिखाने का बहुत शौक है। तो क्योंकि मैं हर चीज़ में टीचिंग लाता हूँ, तभी आई थिंक मेरे पॉडकास्ट दूसरों से डिफरेंट है। आई थिंक मुझे वो लगता है कि लोगों को पसंद आ रहा है इसलिए वो देखते हैं, बाकी रियलिटी तो लोग बताएंगे कि क्यों उन्हें पसंद आता है और हम कहाँ तक जाएंगे वो नहीं पता। तो मैं हमेशा इलेक्शंस प्रिडिक्ट करता हूँ, पर मैं तुम्हारे आंसर के बाद में और तुम्हारे आंसर की सच्चाई के बाद मैं ये प्रिडिक्ट करता हूँ मैं, और तुम्हारे व्यूअर्स के सामने ये प्रिडिक्ट करता हूँ, तुम इसको सेव कर लेना कि तुम्हारा चैनल जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, जितने समय में जितने व्यूअर्स से पहुँचा है, उसके आधे समय में उससे डबल व्यूअर्स में पहुँचेगा। बिकॉज तुम्हारे जो इंटेंट है और जो तुम्हारी मिशन स्टेटमेंट है उसमें ना कॉमा है ना सेमीकोलन है, और वही व्यक्ति अपना मिशन स्टेटमेंट को पाता है जिसके मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होता है और उसमें ना कॉमा होता है ना इफ ना बट होता है। सो आई प्रिडिक्ट दैट योर पॉडकास्ट और योर चैनल will achieve twice the viewers in half the time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. The prediction God has spoken. I'm really happy. मेरा podcast बनाने का intention complete हुआ, guys. Thank you so much. Pleasure having you. Thank you, Raj. Thank you. थैंक यू सो मच एपिसोड एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसे एपिसोड्स देखने हैं तो हमें बताओ कमेंट्स में कि कौन से लोग हैं जो आप देखना चाहते हो, और क्या इस एपिसोड में आपको अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ। और किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस एपिसोड देखने के बाद इंसाइट्स मिलेंगे, एक बेहतर लीडर बनने की प्रोसेस मिलेगी, और उस एपिसोड की कॉन्वर्जेशन के बाद वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज ला सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू ब्रिंग चेंज इन पीपल्स लाइफ। Until the next episode, keep figuring out.